AFAT हिंदी। बुजुर्गों। लियोनेल मुस्कुराया मानो वह उन सबको तबाह करने की बात ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही एक राजनेता का दोहरा चरित्र अपना चुका था। हालांकि लियोनेल इसे इस तरह नहीं देखता था। जब तक वैलिएंट हॉट उसके रास्ते में नहीं आता तब तक उन्हें आपस में भिड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक वह कई सहस्राब्दियों से अपने प्राणघातक शत्रुओं की सहायता करने की योजना बना रहा था, तो शायद उसकी सोच अभी भी थोड़ी नई थी, हालांकि पहले की तुलना में ज्यादा जोरदार। आईना भी उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। मैं देख रहा हूं कि इतने लंबे समय के बाद भी दुकान अभी भी अच्छी चल रही है। मैग्नारेल ने कुछ हल्की फुल्की बातचीत से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लियोनेल ने जवाब में सिर हिलाया। पूर्व पॉलिश्ड ग्लास फैक्शन के मेरे साथियों ने मेरी अनुपस्थिति में बहुत तरक्की की है। मुझे उन पर बहुत गर्व है। लियोनेल ने कैला और बाकियों को बिना किसी मार्गदर्शन या निर्देश के छोड़ दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका जाना इतना लंबा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और उसकी अनुपस्थिति में इतना आगे बढ़ेंगे, खासकर कैला। अपने जाने से बहुत पहले और ब्लैक स्टार बनाने से भी पहले लियोनेल ने समूह को अपनी क्राफ्टिंग को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सामग्री और जानकारी दे दी थी। हालांकि आखिरकार मौका तो बस एक मौका ही होता है। अक्सर लोग ऐसी चीजों को इतना हल्के में ले लेते हैं कि अपना मौका पूरी तरह गंवा देते हैं। लेकिन कायला, रम, मार्डिया और बाकियों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। बल्कि उनके इस सुधार ने लियोनेल को भी प्रभावित किया था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। लियोनेल जानता था कि उसे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए ताकत की जरूरत है, लेकिन विश्वास, सम्मान और वफादारी की परत के बिना उसकी नींव नहीं बन सकती थी। हालांकि वे कमजोर थे, इस समूह ने उसे यह साबित कर दिया था कि वे किस तरह के लोग हैं। और लियोनेल के लिए ये किसी प्रतिभाशाली या शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कहीं ज्यादा दुर्लभ था। तो उसने उन्हें पहले से ही और भी ज्यादा संसाधन और ज्ञान दे दिया था। जहां तक उसका सवाल था, अब वे उसके लोग थे। समूह ने कुछ और मधुर बातें की जो किसी भी बाहरी दर्शक को अजीब लग सकती थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच की बातचीत नहीं, बल्कि बराबरी के लोगों के बीच की बातचीत कर रहे हों। लेकिन इस समय बड़ों के पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईना से जो कुछ देखा था उसे तो छोड़ ही दीजिए, उनकी अनुपस्थिति में वैलिएंट हॉट व्यावहारिक रूप से उलट-पुलट हो गया था। रेलियन जितना ज्यादा समय तक बाहर रहा, उसकी व्यवस्था पर उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रियाएं बरसती गईं। हर गुजरते दिन के साथ नए सदस्यों का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे बाहरी स्रोतों से दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे कई लोग पूरी तरह से संगठन से अलग हो गए। ऐसी बातें सुनकर लियोनेल बस अपनी नाक हल्के से रगड़ सकता था और पूरी तरह से अनजान होने का नाटक कर सकता था, जबकि उसे पता था कि इस सब में शायद सबसे बड़ा हाथ उसी का था। लेकिन क्या सच में उसकी गलती थी? रेलियन को उसे नाराज करने के लिए किसने कहा था? रेलियन के भाषण देते ही लियोनेल ने अपने सिस्टम के पतन की नींव रख दी थी। दुर्भाग्य से वैलिएंट हॉट के लिए इससे पहले कि वह चीजों को उनके पतन से पहले नियंत्रित कर पाता, वह 2 साल के लिए एक दूसरी दुनिया में फंस गया। नतीजा ये हुआ कि सालों पहले बोए गए उसके बीज इस हद तक बढ़ गए कि अब स्थिति को आसानी से संभाला नहीं जा सकता था। बेशक सिर्फ लियोनेल और आयना ही जानते थे कि लियोनेल ने जानबूझकर ऐसा किया है, जिससे नए छात्रों में अपने सीनियर्स के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है। इसलिए लियोनेल को थोड़ा बुरा लगने के बावजूद अनभिज्ञता का नाटक करना आसान था। छोड़ो भी, हालात ऐसे ही बेहतर हैं। वे जितने कमजोर होंगे, मेरे रास्ते में आने की उनकी इच्छा उतनी ही कम होगी। या तो यही होगा या फिर वे कोने में फंसे जानवरों की तरह प्रतिक्रिया देंगे। उम्मीद है कि यह पहला वाला होगा, दूसरा वाला नहीं। चूंकि बुजुर्ग खुलेआम ऐसी बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पास के एक रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। लियोनेल ने अभी भी एक नियम बना रखा था कि उसकी दुकान में एक बार में केवल एक ही 5वें आयाम की सत्ता ही प्रवेश कर सकती है, और वह भी इसे बदलने का मन नहीं बना रहा था। कुछ ही देर बाद समूह बैठ गया। एक बार फिर मैग्नारेल ने नेतृत्व संभाला। शायद उन्हें लगता था कि आईना से उसकी जान पहचान मददगार साबित होगी, इसलिए हमेशा वही उनकी बातचीत का नेतृत्व करती थी। बाकी लोगों की बात करें तो वे सिर्फ सहयोग के लिए ही यहाँ थे। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मैग्नारेल ने गहरी सांस लेकर कहा। वैलिएंट हॉट मुश्किल में है और हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारे बुजुर्गों की ताकत भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं है।
जैसा कि अभी स्थिति है, वैलिएंट हॉट के पास अभी भी हमारे चतुर्थांश में सबसे शक्तिशाली पांचवें आयाम के विशेषज्ञ हैं। समस्या यह है कि अगर एक साथ कई लोग हमें निशाना बनाने का फैसला करते हैं तो यह शायद ही सार्थक हो। कुछ लोगों की शक्ति कभी भी बहुतों की शक्ति की बराबरी नहीं कर पाएगी। कीमत चुकाकर वैलिएंट हॉट एक तटस्थ तीसरे पक्ष का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। हालांकि मध्यस्थता के बाद हमारे क्षेत्र की रक्षा करने का एकमात्र मौका हमारी गैदरिंग ही होगी। दुर्भाग्यवश चूंकि आप सभी 2 साल से जोन में फंसे हुए थे, इसलिए हमें और समय खरीदने के लिए रियायतें देनी पड़ी और इस तरह हम और भी ज्यादा मुश्किल में फंस गए। अब हमारे लिए हालात पहले से भी ज्यादा प्रतिकूल हैं। लियोनेल ने बिना बीच में टोके शुरू से अंत तक ये बात सुनी। ये सभा असाधारण रूप से खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक कि हमने इसे अब अनिवार्य नहीं रखने का फैसला किया है। हम अपने किसी भी छात्र के जीवन या मृत्यु की गारंटी नहीं दे सकते। हम शिक्षक होने के नाते इस फैसले का बोझ आपसे नहीं ले सकते, लेकिन हमें अब भी उम्मीद है कि आप वैलिएंट हॉट के साथ लड़ने का फैसला करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम आपको कोई छोटी मोटी क्षतिपूर्ति देने को तैयार हैं। आप क्या कहते हैं? क्या आप हमसे लड़ेंगे? लियोनेल और आयना कुछ देर बाद ही रेस्तरां से चले गए। उनके हाव भाव से तब तक कुछ भी पता नहीं चला जब तक कि वे सेगमेंटेड क्यूब में वापस नहीं आ गए। तुम उनकी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो गए? आखिरकार जब दोनों फिर से अकेले हो गए तो आयना ने पूछा। लियोनेल ने हंसते हुए कहा, मुफ्त संसाधनों को क्यों ठुकराना? लेकिन अगर हम उन्हें उनके क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करते हैं तो क्या इससे आपकी योजनाओं के लिए और अधिक मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, इससे वाकई मदद मिलेगी। आप और मैं वैलिएंट हॉट की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनकी नींव कितनी कमजोर है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसे उनके ही हाथों में छोड़ दिया जाए? खैर, रेयान वास्तव में इतना कमजोर नहीं है। लियोनेल ने पलकें झपकाईं और आयना की ओर देखा जो कुछ पकाने लगी थी। क्या मुझे ईर्ष्या करनी चाहिए? आयना ने स्टोव से ऊपर देखा, मासूमियत से पलकें झपकाईं, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। तुमने मुझे 2 साल के लिए छोड़ दिया। कौन जाने, शायद मैं डगमगा गया। लियोनेल किसी घायल पिल्ले जैसा लग रहा था जिसे किसी बीमार कमीने ने कमरे में फेंक दिया हो। आयना लगभग भूल ही गई थी कि यह सिर्फ एक मजाक था और उसे लगभग अपराधबोध हो रहा था। उसे सचमुच अपराधबोध हो जाता अगर लियोनेल अपनी छाती पकड़कर कुर्सी पर गिर न पड़ता और वह हंसी से लोटपोट न हो जाती। उद्धरण चिन्ह ... अपने दर्द पर हंसते हुए। पिछले जन्म में मैंने कौन सा अपराध किया था कि मुझे इतनी क्रूर प्रेमिका मिली? इतना नाटक मत करो, मैंने उससे लड़ाई की है, वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने श्राप नहीं हटाया होता तो मैं निस्संदेह उससे हार जाता। यही कारण है कि वैलिएंट हॉट को उससे इतनी उम्मीदें थीं। और हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं या नहीं। शिक्षक मैग्नारिल ने जो कहा उसके अनुसार कई संगठन अपने अपने क्षेत्र के लिए होड़ कर रहे हैं। जो भी जमीन दी जाएगी उस पर निश्चित रूप से कई लोग अपना हिस्सा पाने के लिए लालायित होंगे, खासकर जब ये दुनिया अयस्कों से इतनी समृद्ध है। अराजकता एक अवसर है ना? आमतौर पर हाँ, लियोनेल ने सिर हिलाया। लेकिन अगर कोई एक चीज है जिसमें इंसान अच्छे हैं तो वो है इन ग्रुप और आउट ग्रुप बनाना। ये ब्रह्मांड का मुख्यतः मानव प्रधान भाग है। क्या होगा यदि मानवों के कई संगठन संसाधनों को विभाजित करने के लिए एकत्रित हो जाएं और वहां लोगों की एक ऐसी प्रजाति हो जो अन्य प्रजातियों से बिल्कुल भिन्न हो? आयना के हाथ रुक गए। उसने लियोनेल की तरफ देखा जो लिटिल टॉली के साथ खेल रहा था। 2 साल तक उस नन्हे से रिश्ता न बना पाने के बाद, जबकि लिटिल ब्लैक स्टार के साथ तो मानो तुरंत ही उनका रिश्ता पक्का हो गया था, लियोनेल को लिटिल टॉली के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि आयना लियोनेल की ओर इस वजह से नहीं देख रही थी, बल्कि उसने उसकी ओर इसलिए देखा क्योंकि उसके द्वारा कहे गए साधारण से लगने वाले शब्दों में एक ऐसी बुद्धिमत्ता छिपी थी जिसने उसे चौंका दिया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसे इतना हैरान नहीं होना चाहिए। लियोनेल की मानव स्वभाव की समझ इतनी गहरी थी कि उसने कुछ ही सहज चालों से वैलिएंट हॉट माउंटेन को लगभग ध्वस्त कर दिया। शायद इस सब में विडंबना यही थी कि वह अभी भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह उसकी असमर्थता की वजह से कम, बल्कि उसके प्रति उसके प्रेम की वजह से उसके निर्णय पर असर पड़ने की वजह से ज्यादा था। लियोनेल, जो इतनी आसानी से समझ सकता था कि अगर वैलिएंट हॉट हार गया तो ओरिक्स का क्या होगा, वह ठंडा और हिसाब किताब रखने वाला लियोनेल था। चाहे वह कितना भी दिखावा करे, जब बात आयना की आती थी तो लियोनेल अपनी सारी भावनाओं को पूरी तरह से निकाल नहीं पाता था।
ज्यादा से ज्यादा वह उन्हें दबा सकता था। लियोनेल ने लिटिल टॉली से ऊपर देखा, यह महसूस करने के बाद कि आयना ने कुछ भी नहीं कहा था। काफी देर हो गई थी। जब उनकी नजरें मिली तो वह एक क्षण के लिए उलझन में पलकें झपकाने लगा, फिर मुस्कुराने लगा। क्या बात है? क्या मैं बहुत सुंदर हूं? आयना ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि वह क्या कर रही है। जब आयना ठिठक गई तो लियोनेल जोर से हंस पड़ा। बहुत दिनों से वह इतना जोर से नहीं हंसा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो बहुत खुश था। ये सादगी भरे, सुकून भरे पल, आयना के साथ रसोई साझा करना, उसके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना और एक दूसरे को चुराना, इन सब ने उसे अपनी पीठ पर पड़े बोझ को पल भर के लिए ही सही भुला दिया। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के बाद आयना लियोनेल से सहमत होने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर आप इसे इसी तरह देख रहे हैं तो आप शायद सही हैं। हालांकि ओरिक्स और वैलिएंट हॉट के बीच टकराव अपरिहार्य है। क्या आपने सेल, काइला और बाकियों के बारे में सोचा है? सेल के बारे में सोचते हुए लियोनेल ने आह भरी। सेल ने बहुत मेहनत की थी। रेलियन की तरह वह भी वैलिएंट हॉट को फलते फूलते देखना चाहती थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सही कदम नहीं उठाए। फिर भी अगर उसे किसी के साथ बुरा लगने वाला था तो वह रेलियन नहीं था। हालांकि सेल बिल्कुल अलग थी। हालांकि उसने काम ठीक से नहीं किया था, कम से कम उसने उसकी मदद करने की कोशिश तो की। हालांकि मौजूदा लियोनेल को यह समझ आ गया था कि कभी कभी भावनाएं हमेशा उसके कार्यों को निर्देशित नहीं कर पाती। जिस तरह वह रोलन को पुनर्जीवित करने के बावजूद एल्थोर को चुनता, उसी तरह वह वैलिएंट हॉट का सामना भी करेगा, भले ही इसका मतलब सेल को नीचा दिखाना ही क्यों न हो। लियोनेल के चेहरे पर भाव देखकर आयना को कुछ समझ में आया। तो तुमने अपने दादाजी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। आयना हमेशा इस सवाल को महामारी की तरह टालती रही थी। वह जानती थी कि लियोनेल भी इससे बच रहा है, इसलिए वह उसके लिए ऐसी भयानक यादें ताज़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन न जाने क्यों अब उसे पूरा यकीन था कि अब कोई समस्या नहीं होगी। लियोनेल मुस्कुराया, उसका अपना रास्ता है और मेरा अपना। लियोनेल के सम्राट न बनने की एक वजह थी। हालांकि यह सबसे ऊंची और सबसे सम्मानित उपाधि लगती थी, लियोनेल को इस पर यकीन नहीं था। उसके लिए सम्राट की उपाधि केवल उदासीनता और उदासीनता का प्रतीक थी। हालांकि राजा लियोनेल से अलग था। राजा जनता का आदमी होता है, वो कठोर निर्णय ले सकता है और राष्ट्र का भार उठा सकता है, लेकिन वह अपने लोगों के साथ हंसी मजाक भी कर सकता है और मुस्कुरा भी सकता है। उसकी हंसी उसकी जमीन पर रौनक लाती है। लियोनेल जानता था कि एक दिन उसे अपने दादा से भिड़ना ही होगा। अपनी वंशावली जागृत होने के बाद उसे समझ आया कि फॉक्स परिवार पर एक तरह का अभिशाप लगा हुआ है। एक सम्राट बनाम एक राजा का मुकाबला, ये वाकई देखने लायक नजारा होगा। अगले दिन स्टार कोट, रिफ्रैक्टिव गोल्ड और ब्लेजिंग नाइट ऑर्स की एक बड़ी खेप लियोनेल को पहुंचाई गई। इस समय तक कायला और बाकी लोगों ने लियोनेल के लिए इतने सारे पुण्य अर्जित कर लिए थे कि वह अकेले ही इतने पुण्य अर्जित कर सकता था। लेकिन अगर वह इन पुण्य अंकों को किसी और चीज के लिए बचा सकता था तो उसे क्यों खर्च करना चाहिए? लियोनेल को लगा कि यह उसके शरीर को उसके मेटल बॉडी के टियर 9 तक ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक था, जिसके लिए लियोनेल को टैबलेट का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। टैबलेट से प्राप्त जानकारी को छांटने के बाद लियोनेल को इस बात की ठोस समझ हो गई थी कि वह क्या है और कैसे काम करती है, हालांकि इसकी उत्पत्ति अभी भी उसके लिए एक रहस्य थी। लियोनेल का निष्कर्ष बिल्कुल सीधा था, वह गोली खास तौर पर जीवन तत्व बल और स्वप्न तत्व बल से जुड़ी हुई लग रही थी। अगर लियोनेल को इसका वर्णन करना होता तो वह ये भी कह सकता था कि ये दोनों बलों का संयोजन था, जिससे एक और भी उच्च श्रेणी का बल बना, जिसकी उसे समझ नहीं आ रहा था। दुर्भाग्य से यह अनाम शक्ति बहुत ही मायावी थी, और अगर यह न भी होती तो भी लियोनेल के पास उसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी जीवन तत्वीय आत्मीयता नहीं थी। इसके अलावा लियोनेल को लगा कि इस संदर्भ में बल का महत्व कम है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि टैबलेट उसे उत्पन्न कर सकता था और उससे तरह तरह के अद्भुत कार्य करवा सकता था। पहला और सबसे स्पष्ट पुनरुत्थान था। हालांकि लियोनेल की समझ से यह कोई सर्वव्यापी पुनरुत्थान नहीं था। केवल उन आत्माओं को ही पुनर्जन्म की अनुमति दी जा सकती थी जिन्हें उस पट्टिका ने अपने अंदर स्वीकार कर लिया था, और तब भी ये केवल एक बार ही होगा। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे काम करता है या टैबलेट में शुरू से ही ऐसे नियम क्यों थे। ये लगभग मनमाना और बेतुका लग रहा था। कोई व्यक्ति एक बार पुनर्जीवित क्यों हो सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं?
और अगर रोलन, एल्थोर और बाकी लोग असली इंसान थे तो टैबलेट सिर्फ उन्हें ही पुनर्जीवित क्यों कर सकता था, दूसरों को नहीं? कुछ देर सोचने के बाद लियोनेल को पहले प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा, लेकिन उसे लगा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर उसके पास सही है। जोन मूलतः समय के अपने आप में सिमटने का एक उदाहरण था। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो यह वर्तमान को तहस नहस कर सकता था। हालांकि इसके साथ समय चक्र की कई समस्याएं भी जुड़ी थीं। उदाहरण के लिए, अगर लियोनेल जोन की तरह समय में पीछे चला जाता तो कौन सी समयरेखा असली होती? क्या ये वही समयरेखा थी जिसके बारे में उसने स्कूल में सीखा था, या घटनाओं का असली संस्करण वही था जिसमें उसके कर्मों ने उसकी जान ले ली थी? इन बातों को तर्क से समझाना लगभग नामुमकिन था और यह मान लेना ज्यादा आसान था कि आयामी पद्य में समय रेखीय नहीं था। लेकिन चूंकि यह रेखीय नहीं था, तो इसका क्या मतलब था? यदि लियोनेल को कुछ हद तक शिक्षित अनुमान लगाना होता तो वह ये स्पष्ट कर देता कि रोलन और जोन जैसे लोगों के बीच, या कहें कि स्वयं उनके या आईना के बीच, अंतर ये था कि पूर्व के दो लोगों को कार्य कारण के सामान्य नियमों से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि बाद के दो लोग, हालांकि इन अतीत और भविष्य के युगों के यात्री थे, फिर भी मूल रूप से उपस्थिति में थे और इस प्रकार अभी भी इससे बंधे हुए थे। लियोनेल को यकीन नहीं था कि उसने इसे ठीक से समझा है या नहीं। उदाहरण के लिए, इसे खारिज करने के बजाय कार्य कारण में एक मोड़ या बदलाव के रूप में वर्णित करना बेहतर होगा। लेकिन मूल सत्य ये था कि कार्य कारण के जो भी नियम उन पर लागू होते थे वे दूसरों पर लागू नहीं होते थे, और कार्य कारण में इसी मूलभूत बदलाव के कारण ये टैबलेट लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए एक खामी का फायदा उठाने में सक्षम था। इसे स्वीकार करने के बाद लियोनेल को ये बात समझने में आसानी हुई और इससे उसे टैबलेट की अन्य क्षमताओं के प्रति गहरी सराहना मिली। इससे दूसरी क्षमता का विकास हुआ जो अड़चनों को दूर करने और ढीला करने से जुड़ी थी। इस उच्चतर स्तर की शक्ति का उपयोग करके ये टैबलेट उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम था जो आमतौर पर शरीर की परिपक्वता की कमी या धीमे अनुकूलन के कारण उत्पन्न होती थीं। अवशोषित की जाने वाली ऊर्जा के बदले में ये टैबलेट लियोनेल के लिए अड़चनें दूर कर सकता था, जिससे उसकी भविष्य की प्रगति बहुत तेज हो जाती थी। हालांकि ये तीसरी क्षमता थी जिसने लियोनेल को यह महसूस कराया कि सितारे उसके पक्ष में थे। सच तो यह है कि यह टैबलेट की कोई खास क्षमता नहीं थी, इस मायने में कि इसे इसी उद्देश्य से बनाया गया था, बल्कि ये लियोनेल का ड्रीम एस्केप था जिसने अचानक उसे एक और समस्या से जोड़ दिया जिसका समाधान उसके पास सालों से नहीं था। बहुत पहले लियोनेल को लिटिल ब्लैक स्टार की अद्भुत क्षमता के बारे में पता चला था कि वह मारे गए लोगों की शक्तियां चुरा लेता है। इसमें बस एक ही शर्म की बात थी कि वह छोटा सा जीव एक समय में सिर्फ एक ही क्षमता अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसका एक अच्छा पहलू ये था कि लिटिल ब्लैक स्टार दूसरों को भी ये क्षमताएं सीखने की अनुमति दे सकता था। लेकिन इसके साथ ही दो गंभीर नकारात्मक पहलू भी आए। पहला ज्यादा आसान था, हर क्षमता से ताकत नहीं बढ़ती। उदाहरण के लिए, अगर लियोनेल किसी और की ड्रीम फोर्स से जुड़ी क्षमता को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करे तो संभावना यही थी कि वह कमजोर हो जाएगा, मजबूत नहीं। किसी क्षमता को आत्मसात करने के लिए जरूरी है कि वह आपके साथ संगत हो, बराबर या उससे ज्यादा शक्तिशाली हो और आपकी क्षमता के साथ तालमेल बिठाने वाला प्रभाव डाले। अगर ऐसा नहीं होता तो ये किसी भी चीज से ज्यादा नुकसानदेह होता। हालांकि दूसरा नकारात्मक पहलू बहुत ही कमजोर करने वाला था, इतना कमजोर करने वाला कि लियोनेल ने अब तक लिटिल ब्लैक स्टार की क्षमता का इस तरह से उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं था। जब कोई व्यक्ति मृतकों की क्षमता को अवशोषित कर लेता है तो एक व्यक्तित्व या आत्मा पीछे रह जाती है जो जीवन भर के लिए उसके स्वभाव को स्थायी रूप से बदल देती है। हालांकि टैबलेट इस शेष बची आत्मा को अवशोषित करने में सक्षम थी और अपने पीछे शुद्ध क्षमता के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ पाए। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके दांतों और होठों के बीच आग की लपटें फूट रही थीं। जैसे ही वह खड़ा हुआ और लैब में प्रवेश किया, उसकी आंखें खुल गईं, उनके भीतर एक शांत प्रकाश था। कुछ ही देर बाद वह दो स्नोग्लोब के सामने खड़ा था जिन्हें उसने ताले में बंद करके रखा था, और वह उनके साथ कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था। इन स्नोग्लोब्स के भीतर कैंडल और वाइस के अलावा कोई नहीं था, जो पृथ्वी के दो विद्वान बचे थे। कैंडल और वाइस प्रकट हुए तो कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों हिल गए। पिछली बार जब वे दुनिया में आए थे तो वे मरने के कगार पर थे और अब भी दोनों गंभीर रूप से घायल थे। बर्फ के गोले के अंदर सब कुछ जम गया था, यहाँ तक कि उनके विचार भी। अच्छी बात यह थी कि उन्हें समय बीतने का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उन्हें बंधन का एहसास नहीं हुआ।
लेकिन बुरी बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने लियोनेल का चेहरा देखा, वे घबरा गए और लगभग एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सौभाग्य से पिछले 3-4 सालों में उनमें कोई सुधार नहीं हुआ था, जबकि लियोनेल खुद एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। लियोनेल की हल्की बैंगनी आंखों की एक झलक ही दोनों को मानो जम सी जाती थी और उनके शरीर उसकी मौजूदगी में कांपने लगते थे। लियोनेल को अपने चौथे वंश फैक्टर का नाम पक्का नहीं था, लेकिन उसने उसे किंग्स माइट नाम देने का फैसला किया। उसे अपने लिए नाम चुनने में कोई खास बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका मौजूदा वंश फैक्टर एक उत्परिवर्तन है और उन मूल वंशों में से किसी एक जैसा नहीं है जिनसे वह मिला था। ये लॉकडाउन प्रभाव तब इस्तेमाल करना आसान था जब उनके और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच काफी अंतर होता था। ये सबसे ज्यादा तब असरदार होता था जब सीधी नजरें मिलती थीं, हालांकि उनके मुक्त हुए आभामंडल का भी ऐसा ही, हालांकि कमजोर असर होता था। इस किंग्स माइट लाइनेज फैक्टर की मुख्य क्षमता इसकी जबरदस्ती थी। ऐसा लगता था कि यह लियोनेल के हमलों, बचाव और कार्यों में एक रहस्यमयी शक्ति जोड़ देता था जिससे उनका सामना करना और भी मुश्किल हो जाता था। ये लगभग यूनिवर्सल फोर्स जैसा ही एक यूनिवर्सल बूस्ट था, लेकिन यह उसके किंग्स पाथ पर निर्भर था। जैसा कि अपेक्षित था, लियोनेल ने सबसे बड़ा परिवर्तन अपने डोमेन में अनुभव किया, लेकिन उसने अभी तक युद्ध में इसका परीक्षण नहीं किया था। जल्द ही जब उन्हें एहसास हुआ कि वे हिल नहीं सकते, तो कैंडल और वाइस वहीं बैठ गए जहां उन्हें लगा होगा कि वे स्थिर हैं। लेकिन उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर लियोनेल ने आह भरी। यहां आते ही उसका इन दोनों को मार डालने का पूरा इरादा था। दरअसल वह अच्छी तरह जानता था कि सबसे समझदारी इसी में होगी कि वह ऐसा ही करे और उनकी काबिलियत किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जिस पर वह भरोसा कर सके और जिसकी कद्र कर सके। लेकिन उन्हें ऐसी हालत में देखकर उसका दिल कांप उठा। आखिरकार कैंडल और वाइस की ज्यादातर समस्याएं उनकी गलती नहीं थीं। छोटी उम्र से ही वे एक पिंजरे में अकेले फंसे हुए थे, बाहरी दुनिया को देखने या अनुभव करने में असमर्थ, अपने किसी कर्म के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में वे क्या कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी संभावना के कारण। लियोनेल उस अकेलेपन की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसे उन्होंने अनुभव किया था, उस कठिनाई और हृदय की पीड़ा की जिसे वे अनुभव या संदर्भ के बिना समझा भी नहीं सकते थे। लियोनेल अचानक ही उनके डर को सहज रूप से महसूस कर सका, मानो वे अपनी आत्माएं उसके सामने ला रहे हों। वह उन सर्द, कठोर रातों को देख सकता था जो उन्होंने झेली थीं। वह उस डरपोकपन को देख सकता था जो उन्होंने अपने अंदर पाल लिया था, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का जो भी अंश था, वह भी खत्म हो गया था। वह उन्हें ये सोचते हुए देख सकता था कि क्या अनुभव करने के लिए कोई बाहरी दुनिया भी है। ये सोचते हुए कि क्या सचमुच यही जीवन है। यह अवश्य ही राजा की शक्ति की एक छिपी हुई क्षमता होगी। जिस क्षण लियोनेल ने ऐसे दृश्य देखे, उसे पता चल गया कि अब वह उन्हें नहीं मार सकता। उसके अपने दादा ने ही इन बच्चों को घर में बंद करने का फैसला किया था, शायद भविष्य में उन्हें पालने और नियंत्रित करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते थे। अगर उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया होता तो वे उससे कितने अलग होते। मुझे हमेशा सबसे कम पसंद वाला निर्णय नहीं चुनना पड़ता। लियोनेल ने आह भरी, मुझे माफ करना। कैंडल और वाइस की निगाहें इधर उधर घूम गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लियोनेल किससे बात कर रहा है, लेकिन सामाजिक संकेतों को पढ़ने और समझने की उनकी क्षमता बहुत कमजोर थी। हालांकि लियोनेल अभी भी उन्हें देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वे इस तर्क को कि उसके लिए ऐसा कुछ कहना असंभव है, उसकी वास्तविकता पर हावी होने दे रहे थे। लियोनेल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए दोनों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। अचानक अपने शरीर के चारों ओर की अदृश्य जंजीरों को ढीला पाकर दोनों विद्वान समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दें। नतीजा ये हुआ कि वे भोलेपन से अपनी जगह पर बैठे रहे, इस डर से कि कहीं उन्हें सजा न मिल जाए। लियोनेल एक पल के लिए उन्हें देखता रहा। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह यहाँ किसी मकसद से आया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि बेहतर होगा कि वह दोनों को वापस स्नोग्लोब में डाल दे। उद्धरण चिन्ह ... जब तुमने लियोनेल का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो उसने तुमसे क्या वादा किया था? लियोनेल ने अंततः ये शब्द कहे। दोनों विद्वान इस सवाल से अचंभित हो गए और बेचैन होने लगे। वे इतने घबराए हुए थे कि जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वे गलत बात नहीं कहना चाहते थे। हालांकि लियोनेल ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, एक शब्द भी नहीं बोला। वह किसी भी तरह से उन पर प्रभाव नहीं डालना चाहता था। कैंडल ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया, अपने अंगूठों को बेतरतीब ढंग से रगड़ रही थी और अपने गालों के अंदर के हिस्से को काट रही थी।
वह लियोनेल को ऐसे घूरती रही मानो उसे उम्मीद हो कि वह उस पर भड़क उठेगा। लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि लियोनेल तो बस उनका इंतजार कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों, पर लियोनेल का चेहरा खुशनुमा लग रहा था। उसकी आंखों में कोई कठोर ठंडक नहीं थी, उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे और उसका स्वभाव धैर्यपूर्ण था। क्या वो मुस्कान थी? उसकी शब्दावली ज्यादा गहरी नहीं थी। उसे बोलना सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि उसे बंद कर दिया गया था और उसने पहरेदारों की बातें सुन ली थीं। कितने समय से उसे मुस्कान नहीं दिखी थी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, कैंडल की आंखें आंसुओं से धुंधली होने लगीं। वह उन्हें रोक नहीं पाए और वे आंसुओं की एक झड़ी की तरह उसके गालों और उसकी धूसर कैदी वर्दी को भिगोने लगे जो उसने अभी भी पहनी हुई थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, उसकी छाती धड़क रही थी, वह अपने फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह जितना जोर लगाती, वह उतना ही जोर से रोने लगती। उसने कहा, कैंडल की सांसें रुक गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने कहा, हम बाहरी दुनिया देख सकते हैं। लियोनेल का दिल सामान्य से भी अधिक नर्म हो गया। कैंडल तो बस एक किशोरी थी। उसकी उम्र स्थायी होने के बाद वह पहले की तुलना में लियोनेल से भी छोटी हो गई थी। उस समय लियोनेल उसे एक छोटी बच्ची के अलावा कुछ और नहीं समझ पा रहा था। और इसी तरह वाइस के लिए भी वह बस एक छोटा लड़का था। सिर्फ उनकी उम्र के कारण ही लियोनेल के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत जुटाना मुश्किल हो गया था। लेकिन उनकी पिछली कहानी ने इसे और भी मुश्किल बना दिया। क्या तुम बस यही चाहते हो? बाहरी दुनिया देखना। कैंडल ने ऊपर नीचे सिर हिलाया, उसकी बांह उसके गिरते आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही थी। वाइस की आंखें लाल हो गईं, मानो वह कैंडल की भावनाओं में खो गया हो। लेकिन साथ ही वह इन सब से बिल्कुल अलग थलग सा लग रहा था, मानो वह कैंडल की भावनाओं को महसूस करने के बजाय बस उसकी नकल कर रहा हो। लियोनेल ने यह सब नोटिस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दया अचानक पलट जाएगी और ये दोनों विद्वान सामान्य इंसान बन जाएंगे। उसके दादा जितने क्रूर थे, उन्हें शुरू से ही बंद रखने का एक कारण जरूर था। कुछ मनोरोगी अपने आसपास देखी गई भावनाओं की नकल करने में तो माहिर होते थे, लेकिन उनमें उस सहानुभूति की कमी होती थी जो उसके साथ आती थी। दुर्भाग्य से वाइस बचपन से ही बंद रहने के कारण कभी भी अपनी इस कला को ठीक से विकसित नहीं कर पाया। इसके अलावा लियोनेल की धारणा शुरू से ही कितनी तेज थी, उसे इसे छिपाने का कभी मौका ही नहीं मिला। आमतौर पर मनोरोगियों में नकल करने की यह क्षमता स्वाभाविक रूप से नहीं आती। यह उनके व्यवहार के लिए आलोचनाओं की एक लंबी प्रक्रिया होती थी, जिसके बाद उन्हें एहसास होता था कि उन्हें और भी ज्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने की जरूरत है। कुछ लोग इसमें इतने माहिर हो जाते थे कि वे अपने आत्ममुग्ध स्वभाव का सहारा लेते थे और यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों को भी अपने प्रभाव में लेने लगते थे। कम से कम लियोनेल की समझ तो यही थी। वह किसी भी तरह से कोई विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि उसने पाया कि किंग्स माइट उसे किसी व्यक्ति के मन की गहराई में झांकने की क्षमता देता है। लियोनेल ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि कैंडल अभी भी अपेक्षाकृत सामान्य थी, शायद सामान्य लोगों की तुलना में उसकी संवेदनशीलता कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन उसके अनुभवों के साथ ऐसा होना स्वाभाविक ही था। हालांकि वाइस की कहानी बिल्कुल अलग थी। कहा तो सभी मनोरोगी दुष्ट सामूहिक हत्यारे नहीं थे। दरअसल बहुसंख्यक ऐसे नहीं थे और अपने साथ जुड़े कलंक के बावजूद रोजमर्रा के समाज में ठीक से काम कर सकते थे। जहां तक एक वाइस का सवाल है, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, ये तो समय ही बताएगा। लियोनेल ने निर्णय लिया, ठीक है, मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा दूंगा, लेकिन पहले हमें एक सौदा करना होगा। क्या ये ठीक है? कैंडल ने आंसू पोंछे और वाइस के बगल में फर्श पर बैठी लियोनेल की ओर देखने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक सौदा। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि वो एक बच्चे का फायदा उठा रहा है। चाहे कैंडल हो या वाइस, दोनों को दुनिया और अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम समझ थी। उनका खुद ऐसा जीवन बदल देने वाला सौदा करना बिल्कुल भी नैतिक नहीं था। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मैं तुम दोनों के साथ ईमानदार रहूंगा। अपनी शक्ति के साथ तुम बहुत खतरनाक हो, शायद इस दुनिया के किसी भी अन्य अस्तित्व से भी अधिक खतरनाक। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? कैंडल की आंखें धुंधली हो गईं। उसे लगा जैसे उसने ऐसा कुछ पहले भी सुना हो। हालांकि मैं तुम्हें दूसरों की तरह बंद नहीं करना चाहता। हालांकि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि तुम मुझे परेशान करोगे, फिर भी मैं तुम्हें मुझे और बाकियों को गलत साबित करने का एक मौका देने को तैयार हूं।
मोमबत्ती झपकाए आशा की एक छोटी सी रोशनी ने उसकी आंखों को रोशन कर दिया। मुझे 2 अंगरक्षकों की जरूरत है, लियोनेल ने आगे कहा। आपकी ताकत और प्रतिभा को देखते हुए मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों एक बेहतरीन विकल्प होंगे। अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो तुम मेरे साथ दुनिया घूम सकोगे और देख सकोगे कि बाहर का नज़ारा कैसा है। तुम मेरे साथ बढ़ोगे और अंततः एक ऐसा समय आएगा जब कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां तुम कदम न रख सकोगे। मैं तुम दोनों की रक्षा अपने भाई बहन की तरह करूंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम क्या कहती हो? जैसी कि उम्मीद थी, दोनों विद्वानों ने लियोनेल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सच तो यह था कि लियोनेल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे मना कर देंगे। दोनों पक्षों के बीच शक्ति का असंतुलन बहुत ज्यादा था, और हालांकि वे थोड़े भोले और धीमे थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। लियोनेल ने जानबूझकर यह नहीं बताया था कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे 2 और 2 जोड़ नहीं सकते थे। अगर लियोनेल उन्हें मार भी नहीं देता तो भी वे अगली कुछ देर बर्फ के गोले में ही बिता सकते थे। फिर भी लियोनेल बहुत संतुष्ट था। अगर बॉडीगार्ड के तौर पर 2 लोगों को चुनना हो तो 2 सावंत तो पहले से ही किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन कैंडल और वाइस का मेल तो लगभग नामुमकिन सा था। वाइस में असाधारण रूप से उच्च स्थानिक आत्मीयता थी। वह बिना किसी विशेष प्रयास के अपने से कई गुना अधिक शक्तिशाली लोगों की गति को भी रोक देने की क्षमता रखता था। इस समय उसकी क्षमता अभी भी चौथे आयाम के भीतर ही थी, क्योंकि उसे इसे सुधारने का कोई मौका ही नहीं मिला था और वह इतने लंबे समय से बंद था। फिर भी ये पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी कि वर्तमान लियोनेल भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। यदि यह उसके डोमेन के लिए नहीं होता तो लियोनेल बहुत पहले ही वाइस के हाथों मर गया होता। फिर कैंडल था। वाइस की क्षमताएं ही कमाल की थीं, लेकिन कैंडल के साथ मिलकर एक खास स्तर पर पहुंचने पर लियोनेल को यकीन ही नहीं होता था कि उसे कभी चोट लग सकती है। कैंडल अपनी मिरक क्षमता से हमले को परावर्तित और गुना करने की क्षमता रखती थी। ये सबसे बेहतरीन रक्षात्मक क्षमता थी और लियोनेल ने अब तक देखी हुई सबसे बेहतरीन क्षमता भी। वह कैंडल को मारकर यह क्षमता अपने किसी ऐसे साथी को देना चाहता था जिसके पास भी एक मजबूत रक्षात्मक क्षमता थी। जब तक वे दोनों उसे धोखा नहीं देते, लियोनेल को उनकी क्षमता के दायरे में किसी के द्वारा मारना लगभग असंभव होगा। लेकिन ये केवल तब तक था। प्रशिक्षक, थोड़ी सी सुस्ती के साथ घनी मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी जाग उठा, जो शांत, संकुचित आंखों से चारों ओर देख रहा था। जब कोच ओवन ने लियोनेल को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उन्होंने पलकें झपकाईं। साले, तुम भी मर गए, बच्चे। और ये हेयरस्टाइल क्या है, तुम तो बिल्कुल समलैंगिक लग रहे हो। लियोनेल ने अपनी नाक भींच ली। जब भी उसके कोच ने एक घूंट पिया, उसकी सारी राजनीतिक शुद्धता खिड़की से बाहर चली गई। मानो उसे पता ही नहीं था कि ऐसी बातें कहने की इजाजत नहीं है। और जाहिर है, उसके लगभग मर जाने का असर भी विस्की के एक शॉट जैसा ही था। लियोनेल ने अपने कोच की छाती पर थप्पड़ मारा, जिससे उसकी हवा निकल गई। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो, बदमाश? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं यहाँ लेटा हूँ? अगर तुम गुस्से में हो तो इसे असली आदमी की तरह काला रंग दो। एना जोर से हंसने लगी, अब वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कोच ओवन ने देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, कम से कम फरिश्ते तो खूबसूरत हैं। लियोनेल का चेहरा उदास हो गया। क्या ये बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया है? मेरी गर्लफ्रेंड को घूरना बंद करो, कोच, वरना मैं तुम्हें वापस बर्फ के गोले में फेंक दूंगा। हम। कोच ओवन ने पलकें झपकाईं और अपनी छाती को छुआ। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि लियोनेल के थप्पड़ ने भले ही उससे चुभन दी हो, लेकिन जिस आदमी की छाती में छुरा घोंपा जाना चाहिए था, उसे उतना दर्द नहीं हुआ। पहले तो उसने सोचा कि स्वर्ग सिर्फ जख्मों को भर देता है। बात तो सही थी, है ना? लेकिन उसे लगा जैसे उसका शरीर वर्तमान में ही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी उसे समझ आया कि वो किसी न किसी तरह अभी भी जिंदा जरूर है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, पर वो एक फौजी था। बारीकियों पर ज्यादा समय बर्बाद करना उसकी आदत नहीं थी। इसके बजाय उसने आईना की तरफ देखा। अरे बच्ची, मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे पहले इस नाशुक्रे बदमाश ने कम से कम 4 साल एक और बच्ची के लिए तड़पते हुए बिताए। वो इस बारे में चुप नहीं रहा। वाकई बेतुकी बात है। ध्यान रखना कि तुम खुद को उसके गंदे हाथों से बचाओ। कभी किसी ऐसे आदमी के प्यार में मत पड़ना जिसके मन में कोई और औरत हो। लियोनेल अवाक रह गया, जबकि आईना की हंसी बढ़ती ही जा रही थी।
लाख कोशिश करने के बावजूद वह अपनी घंटी जैसी हंसी को पूरे कमरे में गूंजने से नहीं रोक पा रही थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? दादाजी तो बस तुम्हें कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। इस छोटे से चुदक्कड़ ने एक ही औरत को 500 से ज्यादा बार डेट पर बुलाया और फिर भी परसिस्टेंस जैसी बकवास करता रहा। मैं तो उसे यौन उत्पीड़न के आरोप में स्कूल बोर्ड के पास जांच के लिए भेजने ही वाला था। आयना आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने अपना पेट भींच लिया। जोर जोर से हंसने से उसके पेट में दर्द होने लगा। कमरे में सांस लेने के लिए भी पर्याप्त हवा नहीं थी। क्या तुमने अब तक बहुत कुछ कह दिया, बूढ़े आदमी? लियोनेल ने झल्लाकर कहा। अरे, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? वो वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत है साले। कम से कम उसे एक अच्छे हेयरकट वाले आदमी की जरूरत तो है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें इससे बेहतर सिखाया है। यह आईना है। अरे हम। कोच ओवन ने एक बार फिर हंसती हुई आईना की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। क्या आप इसी नाम की किसी लड़की से मिले? लियोनेल लगभग बेहोश हो गया। अल्पविराम। काफी देर बाद कोच ओवन ने आखिरकार बुढ़ापे का नाटक छोड़ दिया। हालांकि यह मानना थोड़ा मुश्किल था कि ये आईना एक ही व्यक्ति थे, फिर भी चीजों के काम करने के तरीके की बारीकियों को नजरअंदाज करने की उनकी क्षमता बेदाग थी। उद्धरण चिन्ह ... आह, तो तुमने मुझे ठीक कर दिया। कितना व्यस्त आदमी, मैं अंततः कुछ आराम करने की उम्मीद कर रहा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दे। ये बूढ़ा आदमी वाकई कृतघ्न था। भला कौन इस दौर से चूकना चाहेगा? अब बोलो, बदमाश। जब से मैं उठा हूं तुम चुपचाप कुछ बातें करते रहे हो। तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुद्दे पर नहीं आते। लियोनेल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम असेंशन साम्राज्य को धोखा दो। कोच ओवन ठिठक गए और धीरे से लियोनेल की ओर देखने लगे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, शायद ये बात थोड़ी ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई। मैं इसे वापस लेता हूं। लियोनेल की नजर उसके कोच से मिली, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कोच ओवन ने अपना माथा रगड़ते हुए बड़बड़ाया, तुम एक शरारती बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देते हो और अचानक वो एक छोटा सा राक्षस बन जाता है। जानते हो, जब मैंने तुम्हें अपने लक्ष्य खुद हासिल करने को कहा था, तो मैंने ये नहीं कहा था कि तुम आत्महत्या कर लो। हालांकि कोच ओवन ने ये कहा, लेकिन वह मन ही मन कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी कोई दुखद कहानी थी जिसके कारण वह असेंशन साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता था। दरअसल साम्राज्य ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह लियोनेल की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार वो आग आ ही गई। वो आग जो पहले सिर्फ सुलगते अंगारों के अलावा कुछ नहीं थी। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? कोच ओवन ने पूछा। हाँ, अगर तुम अपने इरादे जाहिर कर दो तो शायद तुम्हें राजगद्दी स्वाभाविक रूप से मिल सकती है। कोच ओवन ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम्हारे दादाजी उतने जिद्दी नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। कई मायनों में वे बहुत लचीले और प्रगतिशील हैं। अब पहले जैसा नहीं रहेगा। लियोनेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। और अगर मैं उस आदमी को अच्छी तरह समझ गया हूं तो वह गद्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। उसका लक्ष्य मेरे जैसा ही है। आईना बिना कुछ बोले सब सुन रही थी। वह समझ सकती थी कि मामला कितना गंभीर था और लियोनेल का उसके और कोच ओवन के साथ इस बारे में बात करना साफ तौर पर दर्शाता था कि वे दोनों ही वो लोग थे जिन पर उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था। कोच ओवन ने लियोनेल से आंखें मिलाईं और एक सांस छोड़ी। ठीक है, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, बेटा। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस योजना नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा। मेरे पास अभी भी एक खूबसूरत जिंदगी है जिसका मैं आनंद ले सकता हूँ। कई औरतों का स्वाद लेना बाकी है, कई नज़ारे देखने बाकी हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं मर रहा हूँ। लियोनेल के होंठ फड़क गए। क्या ये बूढ़ा आदमी सिर्फ पुनर्जीवित होने की शिकायत नहीं कर रहा था? अचानक ये कैसे हो गया कि वह आत्महत्या करने के मूड में नहीं रहा? ऐसा जल्द नहीं होगा कोच। बस आपका प्रांत ही सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग पॉइंट है। बस एक ही दिक्कत है कि मैं अपने दादाजी की काबिलियत को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। अगर उनमें विश्व आत्मा है तो उनसे पृथ्वी छीनना मुश्किल होगा। पहले तो लियोनेल को लगा कि उसके दादाजी विश्व आत्मा की बदौलत इतनी ताकत दिखा पा रहे हैं, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था। दरअसल उसे लगभग यकीन हो गया था कि जिस हमले में शील्ड क्रॉसटॉस के सदस्यों का पूरा बेड़ा तबाह हो गया था, उसमें विश्व शक्ति का एक भी अंश इस्तेमाल नहीं हुआ था।
लियोनेल अब इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकता था क्योंकि उसने अलेक्जेंडर द एपेक्स के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान असली वर्ल्ड फोर्स का अनुभव किया था। उस ताकत की तुलना और विरोधाभास करने के बाद लियोनेल को समझ आ गया था कि उस दिन उसने जो ऊर्जा महसूस की थी वह वर्ल्ड फोर्स जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कुछ स्पष्ट अंतरों के साथ उसके किंग्स माइट लाइनेज फैक्टर की ऊर्जा जैसी थी। फिर भी यह इतना समान था कि लियोनेल इसे पहचानने में सक्षम था। ये हकीकत वाकई डरावनी थी। तो फिर उसके दादाजी कितने ताकतवर थे और उन्होंने इतनी तरक्की कैसे की? लियोनेल को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि उसके दादा सीधे सादे नहीं थे। आखिरकार उसे बहुत पहले से पता था कि उसके दादा खुद को न जानते हुए भी लेक्सनिक्स परिवार की एक महिला से अपनी मां का रिश्ता रखते थे। इस परिवार का छठे आयाम का एक वंश तत्व था और इसलिए कम से कम उस दायरे में तो यह निश्चित रूप से मौजूद था। लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि उसके दादा कौन थे तो उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। उसके दादा तीसरे आयाम के इंसान जैसे व्यक्ति से कैसे घुल मिल पाए? क्या इसका संबंध उसके अपने पिता के पृथ्वी पर होने से था? और उसकी मां का क्या उनका गायब होना इस कहानी से जुड़ा था? आपके दादाजी में विश्व आत्मा नहीं है, आपकी मां में है। लियोनेल, जो लगभग अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था, ने अचानक अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। क्या? पहले तो लियोनेल इस खबर से हैरान रह गए, फिर उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कोच ओवन को ये सब पता था। तभी लियोनेल को याद आया कि कोच ओवन अपने बारे में कितना कुछ जानते थे, यहाँ तक कि अपने पिता की असली उत्पत्ति के बारे में भी। अगर लियोनेल को ठीक से याद है तो कोच ओवन ने पहले भी एक से ज्यादा बार उनके पिता के उल्टी वाले कार्य पर टिप्पणी की थी, जो बाद में उस बारे में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है। कई मायनों में ये बातें जानना उतना ही प्रभावशाली था जितना कि अपनी मां में विश्व आत्मा होने की बात जानना। जाहिर है कोच ओवन का धरती पर कद छोटा नहीं था। यह हो सकता है कि उनके पिता के साथ उनका रिश्ता वाकई बहुत करीबी था। अब लियोनेल को एहसास हुआ कि उसे सचमुच ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। अगर उसकी मां ने उसके जन्म से पहले ही विश्व आत्मा प्राप्त कर ली थी तो उसे उसका एक अंश पाने का मौका कैसे मिल सकता था? और वह उसे उस स्त्री से हरगिज नहीं छीनने वाला था जिसने उसे जन्म दिया था। लियोनेल ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। सब ठीक था, इसका मतलब बस इतना था कि पृथ्वी की विश्व आत्मा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे इसकी जरूरत नहीं थी। जब लियोनेल को अपना ध्यान पुनः याद आया तो उसने अपने कोच से 1 घंटे तक और बात की, उसके बाद अंततः उसे पृथ्वी पर वापस भेज दिया। तारांकन, आप पागल हैं। लियोनेल मुस्कुराते हुए सुन रहा था क्योंकि आईना उसकी बातें सुन रही थी। जब से उसने उसे अपनी योजनाएं बताई थीं, तब से उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही थी। उसने उसे दोष नहीं दिया। आखिरकार वे उस घर में अकेले रहने से अचानक दो ऐसे लोगों के साथ रहने लगे थे जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे। उस पल दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे और जल्द ही फाउंडिंग पीक की गहराई तक पहुंच गए। आज ही वो दिन था जब उन्हें गैदरिंग के लिए निकलना था। हालांकि बाकी सब लोग तनाव में दिख रहे थे, फिर भी वे दोनों ऐसे बातें कर रहे थे मानो दुनिया उनके इर्द गिर्द ढह नहीं रही हो। इसे बस एक गणनात्मक जोखिम कहा जाता है। आईना ने आंखें घुमाईं। कल कैंडल और वाइस रसोई में मेरी मदद कर रहे थे और जानते हो क्या हुआ? लियोनेल ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, खाना बहुत बढ़िया बना है। वाकई बहुत बढ़िया बना। उसने लगभग सब कुछ गटक लिया, जैसे वह हमेशा आईना के बनाए खाने में करता था। वह वाकई बहुत अच्छी थी और हर दिन और भी बेहतर होती जा रही थी, ऐसा कुछ जो उसने सोचा भी नहीं था कि मुमकिन होगा। आईना ने उसे तिरछी नजर से देखा। कैंडल उस जानवर की लाश देखकर सदमे में आ गया और हमें लाश साफ करने का मौका मिलने से पहले ही उसने उस पर चाकू से कई दर्जन वार कर दिए। हर जगह खून और आंतें फैली हुई थीं। लियोनेल ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। लगता है उसने मांस को नरम करने में अच्छा काम किया है। आईना की निगाहें और तेज हो गईं। ये तो बस शुरुआत है। मैंने वाइस से पानी उबालने को कहा, मैंने उसे ये भी बताया कि कितना पानी इस्तेमाल करना है, कौन सा बर्तन चुनना है और उसे किस तापमान पर रखना है। लेकिन जैसे ही पानी में उबाल आने लगा, वह घबरा गया और उसने सब कुछ जमा दिया। कोई नुकसान नहीं, कोई गलत नहीं। ठीक है। लियोनेल ने मुस्कुराने की कोशिश की। दुर्भाग्य से आईना की नजर और भी तेज हो गई। मैंने सहज ज्ञान से अपने चारों ओर के स्थानिक लॉक को तोड़ दिया, लेकिन इससे वह और अधिक घबरा गया। उसने उबलते पानी को कैंडल की ओर उड़ा दिया और निश्चित रूप से कैंडल ने इसे वापस परावर्तित कर दिया, जिससे गर्म पानी हर जगह फैल गया। लियोनेल खांसने लगा।
वह प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और रसोई के आसपास भी नहीं गया था। वह जानता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आयना उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है, खासकर तब जब दोनों विद्वान अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए थे। आमतौर पर पानी उबलना कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार तापमान तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन यह तो सिर्फ तीसरे आयाम में ही था। आयना जिस पानी की बात कर रही थी वह खंडित घन में बहता हुआ शुद्धिकरण जल था। अगर उसे उबाला जाता तो वह लगभग उबलता हुआ लावा होता। उद्धरण चिन्ह। क्या स्टील की मेज बच गई? लियोनेल ने पूछा। नहीं, आयना ने संक्षेप में उत्तर दिया। उस पर रखा सारा खाना भी जमीन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह। क्या आप पैर की मालिश चाहते हैं? आयना की कठोर निगाहें एक चमकदार मुस्कान में बदल गईं, जो उनके चारों ओर की दुनिया को रोशन करती प्रतीत हुई। कम से कम तुम्हें तो पता है। हाँ मैम। दोनों हंसने लगे, अपने आसपास के भारी माहौल से बेखबर। जल्द ही वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। उनके सामने वे परिचित युवक, जिनके साथ वे वीरता क्षेत्र में गए थे, 5 बुजुर्गों के एक समूह के साथ दिखाई दिए, जिनमें से लियोनेल केवल एक को पहचान पाया, हेड हचिन। बाकी लोगों ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन लियोनेल की इंद्रियां बहुत तेज थीं। उनमें से हर एक हेड हचिन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कि वैलियंट हॉट माउंटेन पूरी ताकत लगा रहा था। उनके लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। लियोनेल चुपचाप ध्यान में बैठा था, उसकी टांगें एक दूसरे पर टिकी थीं। उसकी बगल में आयना ने अपना गाल उसके कंधे पर टिका दिया था, उसकी आंखें शांति से बंद थीं। जिस जहाज में वे दोनों बैठे थे वह अंतरिक्ष की गहराइयों में चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक भी व्यक्ति एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। ये सन्नाटा भारी था और ऐसा लग रहा था मानो हेड हचिन के पीछे चल रहे 4 बुजुर्गों ने इसे मजबूती दी हो। बेशक इसके पीछे एक और छिपी हुई परत थी। पीछे पीछे आने वाले युवक आयना को नजरें चुराए बिना नहीं रह सके, लेकिन इस बार इसका उसकी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था, खासकर क्योंकि उसने अपना मुखौटा पहना हुआ था, जिससे उसका मनमोहक भाव ढांका हुआ था। बल्कि उनकी छिटपुट निगाहों के पीछे असली वजह एक गहरी जड़ जमाई हुई हीन भावना थी, जो जोन में प्रवेश के दौरान उनकी आत्मा में समा गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे युवा भी थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन उनकी आंखों में भी यही भाव था। वैलियंट हॉट अपने साथ 2 दर्जन से ज्यादा नौजवान लेकर आया था। कितने बचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन वे सब आयना की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो वही उनकी उम्मीद की किरण हो। इस सच्चाई को जानकर लियोनेल के होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसने क्वीन के रूप में एक बेहतरीन चुनाव किया था। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन आयना को यह महसूस करने में काफी समय लग गया कि वह फिर से लड़ सकती है। शायद अब भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन लियोनेल के सहयोग और उसके संसाधनों की मदद से वह तेजी से ठीक हो रही थी। दुर्भाग्य से वैलियंट हॉट के पास तारीख को और आगे बढ़ाने की सुविधा नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उनके कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी लगभग 70-80% ठीक होने तक ही अटके रह गए। इस प्रकार की विडंबनापूर्ण स्थिति में, जबकि सभी युवा आशा की किरण के रूप में आयना की ओर देख रहे थे, हेड हचिन और उनके पीछे आने वाले 4 रहस्यमय बुजुर्ग लियोनेल की ओर देखते रहे। अल्पविराम। अगले 3 दिन मानो सन्नाटे में डूबे रहे। मैग्नारेल द्वारा पहले से तैयार किए गए खाने के अलावा कोई और विराम नहीं था। हर कोई जिंदगी और मौत की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था। चौथे दिन लियोनेल को जहाज की धीमी गति का एहसास हुआ। ये बस थोड़ा सा था और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला, लेकिन उसकी आंखें खोलने के लिए ये काफी था। उसके अंदर एक मंद चमक झिलमिला रही थी। लियोनेल को अचानक अपनी आदिम प्रवृत्तियों में झुंझुनी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि यह मामला उतना सरल नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। किंग्स माइट को जगाने के बाद लियोनेल कई पहलुओं में, यहां तक कि इस पहलू में भी ज्यादा संवेदनशील हो गया था। उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसका दिल एक हल्की उत्तेजना से जोर जोर से धड़क रहा था। बस यही था, यह उसके असली लक्ष्य की ओर पहला कदम था। जिंदगी भर सब उससे यही कहते रहे थे कि जैसे ही वह सचमुच कोई ऐसी चीज हासिल कर लेगा जिसके लिए वह लड़ना चाहता है, वह एक राक्षस बन जाएगा। अब समय आ गया था कि उसे पता चले कि क्या ये सच है। अल्पविराम। एक चमक के साथ जहाज एक बड़े ग्रह के ऊपर दिखाई दिया। एक नज़र में लियोनेल बता सकता था कि यह पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा था। आमतौर पर तीसरे आयाम में ऐसा ग्रह गैसीय होता है, लेकिन 5वें आयाम में इसकी अवस्था संभवतः पृथ्वी से भी ज्यादा ठोस थी।
ग्रह बहुत सुंदर था। वहां से कई बादलों का एक भंवर दिखाई दे रहा था। एक चमकदार हरा और नीला रंग उसे पॉलिश किए हुए संगमरमर की तरह चमका रहा था। हालांकि सुंदरता हमेशा सुरक्षा के बराबर नहीं होती। बादलों के ये खूबसूरत भंवर तूफानी रूप थे। अपने विशाल आकार के बावजूद ये ग्रह इन विशाल तूफानों से पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये कितने प्रचंड थे। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही जहाज वायुमंडल में पहुंचा, तेज हवाएं और प्राकृतिक मौत के जाल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। जहाज, जो अब तक स्थिर था, अब खड़खड़ाने और कांपने लगा, जिससे उसके कई टुकड़ों में बिखरने का खतरा पैदा हो गया। ये ग्रह विंसेरो है। हेड हचिन की आवाज एक अंतहीन खामोश रात में अचानक चली गोली जैसी थी। हालांकि यह किसी असली गोली जितनी कर्कश नहीं थी, और काफी सुकून देने वाली भी थी। इतने दिनों की खामोशी के बाद यह उतनी ही कर्कश लग रही थी। यह एक ऐसी दुनिया है जिसकी आपदा रेटिंग 2 स्टार है। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी फोर्स क्राफ्टिंग की पढ़ाई के दौरान डिजास्टर रेटिंग्स के बारे में सीखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च डिजास्टर रेटिंग वाले ग्रहों तक पहुंचना मुश्किल था, और इसलिए वे मेटल स्पिरिट्स के लिए भोजन के बेहतरीन स्रोत भी थे। बेशक उनके पिता द्वारा छोड़े गए ओवाइटिंग हैजर्ड अध्याय में आपदा रेटिंग वाले संसारों का भी जिक्र था। अपनी विवेकशीलता खो चुकी धातु आत्माएं इस क्षमता के पूरे ग्रहों को निगल जाती थीं, जिससे विनाशकारी घटनाएं घटित होती थीं। इसके अलावा 1 स्टार की आपदा रेटिंग में ऐसे मौत के जाल होते हैं जो 5वें आयाम में आधे कदम पर भी किसी को निगल सकते हैं। 2 स्टार की आपदा 6ठे आयाम में आधे कदम पर भी किसी को नष्ट कर सकती है। ये कहना सही होगा कि ऐसी दुनिया थोड़ी बहुत खतरनाक नहीं थी। ये तथ्य की सभा यहीं हो रही थी। ये दुनिया इस आयोजन की देखरेख करने वाले तटस्थ तृतीय पक्ष की संपत्ति है, और इसे एक तटस्थ स्थल के रूप में चुना गया है। यहाँ कुछ चिन्हित सुरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से एक पर हम उतरेंगे। इन क्षेत्रों से बाहर न निकलें जब तक कि आप अपनी जान न गंवाना चाहें। जहाज नीचे उतरता रहा। लियोनेल की इंद्रियां पतवार पर टिकी रहीं और बाज की तरह उसकी दिशा का अनुसरण करने लगीं। उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि नीचे उतरने का एक सुनियोजित मार्ग था, लगभग वैसा ही जैसे पृथ्वी की 21वीं सदी में रॉकेटों को जलने से बचने के लिए एक निश्चित कोण पर वायुमंडल में पुनः प्रवेश करना पड़ता था। लेकिन यह तकनीक स्पष्ट रूप से सबसे जटिल थी। अशांति आपदा स्तर के करीब पहुंच गई, लेकिन जहाज डगमगाया नहीं, बल्कि अच्छी तरह से खड़ा रहा। अब मैं समझाऊंगा कि यह सभा कैसे काम करेगी। सतर्क रहो, समझ ही तुम्हारे जीवन और मृत्यु का फैसला करेगी। अगले कुछ दिनों में आपकी लड़ाई इलाके और अन्य कांस्य संगठनों की प्रतिभाओं के खिलाफ होगी। आप जितनी अधिक जीत हासिल करेंगे, वैलिएंट हॉट को उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी। पहला राउंड प्लेसमेंट की लड़ाई होगी। इसमें आपकी टीम वर्क और ताकत की जरूरत होगी। जहां तक इसके विवरण की बात है, तो अभी यह महत्वहीन है। बेहतर होगा कि आप अगले कुछ घंटों में खुद ही इलाके और परिस्थितियों का जायजा लें। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। हेड हचिन ने उन युवकों के समूह की ओर देखा ही नहीं। शुरू से आखिर तक उसकी आंखें बंद ही रहीं, मानो वह मन ही मन सब कुछ कल्पना कर रहा हो। ये कहना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। इस सम्मेलन में 3 अन्य कांस्य संगठन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मिस्टी वुड्स, क्रेस्टेड ब्लेड और क्रिम्सन हॉल। इन तीनों में से क्रिम्सन हॉल सबसे अधिक जानलेवा है, क्रेस्टेड ब्लेड में सबसे अधिक आक्रामक शक्ति है, और मिस्टी वुड्स में सबसे रहस्यमय और अप्रत्याशित तरीके हैं। मिस्टी वुड्स के प्रमुख छात्र को विसिन शथाना के नाम से जाना जाता है। उनकी क्षमता को ऊर्जाशील क्षमता सूचकांक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और वह दिशाभ्रम चरण तक पहुंच चुके हैं। क्रेस्टेड ब्लेड के प्रमुख छात्र का नाम राफथिन वेलेट है। उसकी क्षमता को शारीरिक शक्ति क्षमता सूचकांक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और वह विस्फोट चरण तक पहुंच चुकी है। क्रिम्सन हॉल की प्रमुख छात्रा का नाम एमना बेसेरन है। उसकी क्षमता को ब्लेड एफिनिटी एबिलिटी इंडेक्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और वह बॉडी एज ब्लेड स्टेज तक पहुंच चुकी है। लियोनेल ने चुपचाप ये सब सुना तथा इन व्यक्तियों को अपने मन में कुछ निश्चित स्थानों पर बैठाया। ऊर्जा कवच क्षमता सूचकांक को पक्षपात, दिशाभ्रम, शून्यीकरण, परावर्तन और प्रवर्धन में विभाजित किया गया था। यह विसन 5 में से दूसरे चरण पर था। इससे उसे अपने ऊपर किए गए हमलों की दिशा बदलने की अनुमति मिलती थी, जो पक्षपात से 1 कदम ऊपर था, जिससे हमले को प्रतिशत के आधार पर रोका जा सकता था, और शून्यीकरण से 1 कदम नीचे था, जिससे हमले पूरी तरह से नकार दिए जाते थे। शारीरिक शक्ति क्षमता सूचकांक सबसे सीधा था। इसे शक्ति, विस्फोट और खिंचाव में विभाजित किया गया था।
हालांकि लियोनेल को पता था कि केवल 3 चरण थे, लेकिन प्रत्येक के बीच का अंतर काफी बड़ा था। विस्फोट वाले चरण काफी दुर्लभ थे और शक्ति चरण वाले चरणों से अलग थे क्योंकि वे बिना किसी तैयारी के तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। अंत में ब्लेड एफिनिटी एबिलिटी इंडेक्स शायद सबसे दिलचस्प था। इसे सेंस, फील, बॉडी एज ब्लेड, यूनियन और ट्रांसेंडेंस में विभाजित किया गया था। ज्यादातर 5वीं स्टेज की तरह ट्रांसेंडेंस तक सिर्फ 7C पहुंच सकते थे, लेकिन बॉडी एज ब्लेड किसी को नजदीकी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता था, मानो उसका हर अंग एक और ब्लेड हो। हालांकि हेड हचिन ने यह नहीं बताया था कि ये क्षमताएं किस स्टार स्तर पर थीं, भले ही वे सभी अपने अपने चरणों में 3 स्टार स्तर पर थीं। लियोनेल एक निष्कर्ष पर पहुंचने से खुद को नहीं रोक सके। कमजोर, ये क्षमताएं न तो बहुत अनोखी थीं और न ही रहस्यमय। सेल की क्षमता ही उन्हें पानी में डुबो देती थी। जब एफेस्ट्स और रेलियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया तो ऐसे समूह के पास कोई मौका नहीं होना चाहिए था। इस एहसास ने लियोनेल के लिए यह समझना मुश्किल कर दिया कि इतनी चिंता कहां से आ रही है। तभी हेड हचिन ने फिर से बात की। ये जानकारी जो मैंने आपको दी है वह पिछले 2 दशकों में हमें मिली है, लेकिन सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि यह पुरानी हो चुकी है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये तीनों कठपुतली छात्र प्रमुख बनकर रह गए हैं, जबकि असली ताकतवर लोग उनकी परछाई में छिपे हुए हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि सतर्क रहें। हम यहां हैं। जहाज की खड़खड़ाहट अचानक रुक गई। हेड हचिन की आंखें आखिरकार खुल गईं जब वह अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया। वह जहाज के पतवार की ओर बढ़ा, उसकी आभा अचानक चमक उठी। एक धमाके के साथ जहाज के बड़े दरवाजे अचानक खुल गए। तेज हवा के झोंके ने उन सबको अपनी सीटों से उछालने की धमकी दी। लियोनेल के बाल अब मुश्किल से 2-3 इंच लंबे रह गए थे, फिर भी वे जोर जोर से लहरा रहे थे। लियोनेल की त्वचा पर तेज हवाओं के थपेड़ों के साथ ब्लेड की तेज आवाज गूंज रही थी। वह खुद को नीचे देखने से खुद को रोक नहीं पाया और पाया कि उसकी छाती और धड़ पर हल्के सफेद निशान पड़ गए हैं। चूंकि वह वैलिएंट हॉट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए उसके और ऐना दोनों के पास अपनी आधिकारिक वर्दी पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसका ऊपरी शरीर लगभग पूरी तरह से नंगा था। और अपनी फोर्स स्किन के साथ प्रतिक्रिया करने वाले बाकी सभी लोगों के विपरीत उसे अपने शरीर की सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। फिर भी हवा अभी भी ऐसे निशान छोड़ रही थी मानो उसे कोड़े मारे जा रहे हों। और अगर वह इसी तरह चलता रहा तो भले ही वह ठीक हो, उसकी पैंट फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। लियोनेल की आंखें हल्के बैंगनी रंग की चमक से चमक उठीं। उसी क्षण उसके पूरे शरीर पर एक सूक्ष्म और अगोचर चमक फैल गई। उसके विरुद्ध आने वाली हवा की अगली धार टूटकर हवा में बिखर गई। ऐना जाग गई, उसका गाल लियोनेल के कंधे से ऊपर उठ गया। छात्रा आइना ब्रेजिंगर, हेड हचिन की आवाज अचानक गूंजी। आज से आप वैलिएंट हॉल की हेड छात्रा होंगी। चाहे संयोग से हो या जानबूझकर, सबका ध्यान रेलियन की ओर गया। फिर भी उन्हें उदासीनता के अलावा कुछ नहीं मिला। मुट्ठी या जबड़े का नामोनिशान तक नहीं था। वह बस अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। आइना ने पलकें झपकाईं, लेकिन सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कहा। हेड हच और 4 रहस्यमयी बुजुर्गों ने इस उम्मीद के साथ नेतृत्व संभाला कि उनका नया हेड स्टूडेंट दूसरों का नेतृत्व करेगा। लियोनेल मुस्कुराया और उदारतापूर्वक आईना की ओर झुका। मेरे आदरणीय मुख्य छात्र, मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए नरक की आग में भी उतर जाऊंगा। आईना ने अपनी आंखें घुमाईं और पतवार के दरवाजों की ओर पलकें झपकाईं। नीचे सफेद कोहरे का एक फैलाव ही दिखाई दे रहा था। हालांकि अगर कोई तेज नजर रखता तो यह अंदाजा लगाना संभव था कि जमीन लगभग 50 मीटर नीचे है। दुर्भाग्य से ऐसे वातावरण में जहाज के उड़ान भरने की गारंटी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसे केवल हवा में ही डॉक किया जा सकता था जहां उसकी लिफ्ट बनाए रखना आसान हो। बिना किसी हिचकिचाहट के आईना 5 बुजुर्गों के पीछे कूद पड़ी। लियोनेल तेजी से आसमान से नीचे गिरा, धीरे धीरे बढ़ती गति से बादलों के बीच से गिरता हुआ। इस धुंध के गुबार में गोता लगाने से शायद काफी ताजगी महसूस हुई होगी। हालांकि ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों के लिए इस एहसास का आनंद लेना नामुमकिन था, क्योंकि तेज हवाएं उन्हें दूर फेंक देने की धमकी दे रही थीं। हालांकि लियोनेल को यह समस्या नहीं लग रही थी। हवाएं उसे जरा भी गुदगुदा नहीं रही थीं और पानी की फुहारें उसे काफी स्फूर्तिदायक लग रही थीं। हालांकि वह इस अनुभूति का आनंद ज्यादा देर तक नहीं ले पाया, क्योंकि उसका ध्यान नीचे दी गई आकृतियों पर था। टकराना। लियोनेल जमीन पर जोर से गिरा, उसके शरीर में जबरदस्त हलचल मच गई।
उसे अपनी गिरावट को रोकने की जरा भी परवाह नहीं थी, और घुटनों के हल्के से मुड़ने के अलावा उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आयना लियोनेल के पास उतरी। उसने एक हाथ में अपनी कुल्हाड़ी का डंडा पकड़ा हुआ था और साथ ही एक पैर उसकी धार में डाला हुआ था। किसी रहस्यमयी शक्ति से नियंत्रित, उसका उतरना पंख की तरह कोमल और हंस की तरह सुंदर था। अगर उसके हथियार का आकार बढ़ाना होता तो यह मानना आसान होता कि वह एक नाजुक युवती थी। एक के बाद एक युवा आकाश से नीचे उतरे। सेल ने अपनी पंखुड़ियां इस्तेमाल की, रेलियन ने अपनी दूर गति का इस्तेमाल किया और अफेस्ट जमीन पर गिरते ही लुढ़क गया और किसी शिकारी प्राणी की चतुराई से उस प्रभाव को दूर कर दिया। पांचों बुजुर्गों ने लियोनेल की ओर देखा और उसके पैरों के नीचे टूटे हुए पत्थर को गौर से देखा। शक्ति आधारित क्षमता का प्रयोग करने वाला भी ऐसा नहीं कर पाता। तीसरे आयाम की दुनिया में 50 मीटर और पांचवें आयाम की दुनिया में 50 मीटर की दूरी निश्चित रूप से एक समान नहीं होती, और न ही पत्थर इस तरह के निरंतर तूफान को झेलने में सक्षम होता। लियोनेल ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक विशेष रूप से शरारती छोटा मिंक उसके स्थानिक रिंग से निकलकर उसके कंधों पर कूद गया। छोटा ब्लैक स्टार लियोनेल के सिर पर कूद पड़ा, उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई। जाहिर है उसे वहां का माहौल पसंद नहीं आया था। हालांकि उसका शरीर उस क्षमता के गहरे हरे रंग से चमक रहा था जिसे उसने चुराया था, फिर भी उसने अंततः उसका इस्तेमाल पूरी तरह छोड़ दिया और अपने निराकार रूप में प्रवेश कर गया। लियोनेल मुस्कुराया और उस छोटे से लड़के का सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि लिटिल ब्लैक स्टार उस पवन संबंधी क्षमता से आगे निकल गया था जो उसने कठपुतली मास्टर के नौकर से छीनी थी। इस तरह के माहौल में ये बिल्कुल भी मददगार नहीं था, हालांकि यह एक पवन आधारित आपदा रेटेड दुनिया थी। ऐसा लगता है कि शक्तिशाली बहादुर हृदय ने अंततः प्रकट होने का निर्णय ले लिया है। लियोनेल ने ऊपर देखा तो पाया कि एक आदमी अपनी पीठ पर उसके शरीर से दोगुनी ऊंचाई का ब्लेड पहने हुए था। ब्लेड लगभग 3 फीट मोटा था और उस पर एक भी ऐसा धब्बा नहीं था जो भूरे लाल जंग से ढका न हो। हालांकि उसमें थोड़ी सी धार थी, लेकिन ब्लेड की धार बिल्कुल कुंद थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था। किसी भी अन्य स्थिति में, खासकर अगर इसे अकेले रखा जाए, तो यह एक बहुत ही गरिमापूर्ण हथियार होता, हालांकि यह पुराना और प्राचीन है। हालांकि एक ऐसे आदमी की पीठ पर जो इसे चलाने के लिए स्पष्ट रूप से 2 मीटर छोटा है, ये किसी भी चीज से ज्यादा हास्यास्पद लग रहा था। लियोनेल अपनी हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। हालांकि उसने अपने होठों को एक दूसरे पर फिराकर बाकी की हंसी रोक ली थी, लेकिन पांचवें आयाम का अस्तित्व ऐसी बात कैसे भूल सकता है। वह आदमी जो साफ तौर पर रिस्टेड ब्लेड ऑर्गेनाइजेशन का था, लियोनेल की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ा रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि मजाक क्या है। फिर भी लियोनेल के उसकी नजरों से बचने के तरीके से उसे किसी तरह चिढ़ हो रही थी। आमतौर पर ऐसे बदमाश डर के मारे नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग बात थी। उस आदमी के ताने के बाद शांत हो चुके माहौल में लियोनेल की हंसी साफ दिखाई दे रही थी। कई आंखें एक साथ उसकी ओर झुक गईं। आंशिक कोहरे में भी यहाँ कौन ऐसा विशेषज्ञ नहीं था जो इतनी छोटी सी बात को भी संभाल सके। लियोनेल ने गला साफ किया, माफ करना, माफ करना। आप क्या कह रहे थे? आयना, जो लियोनेल को अच्छी तरह समझती थी, अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुरा रही थी। कूल कपड़ों और वर्दी के प्रति उसके जुनून के साथ वह खास तौर पर उन चीजों से भी वाकिफ था जो बिल्कुल भी कूल नहीं थी। 4 मीटर लंबी तलवार लेकर घूमना जो आपको चलती हुई क्रूस जैसी लग रही हो, बिल्कुल भी कूल नहीं। हालांकि ये तो बस ऊपरी तौर पर था। लियोनेल ने एक ही बार में हवा का सारा तनाव दूर कर दिया। चाहे जानबूझकर या उसके आकर्षण के संयोग से, उनके पीछे चल रहे सभी युवकों ने एक साथ सांस छोड़ी, उनकी पीठ थोड़ी सीधी हो गई। हेड हचिन ने लियोनेल को गहरी नजर से देखा। वे जानबूझकर देर से पहुंचे थे। जहाज में एक ऐसा उपचारक पदार्थ भरा हुआ था जिसे सांस के जरिए अंदर लिया जा सकता था। वे जितना हो सके उतना देर करना चाहते थे ताकि उनके जवान ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सकें। इसके लिए वे थोड़ा और दबाव सहने को तैयार थे। हालांकि हचिन को यह उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल उनके लिए ये सब संभाल लेगा। बिना एक शब्द कहे हचिन दूसरे समूहों की ओर मुड़ गया। उस समय वे सभी एक ऊंचे पत्थर के खंभे पर खड़े थे जो लगभग 500 मीटर चौड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर प्राचीन आकृतियां उकेरी गई हों, जिससे लियोनेल के गिरने से बनी दरारें भी जल्दी भर गईं। ये स्तंभ उन चंद ठिकानों में से एक की छत थी जो इस ग्रह पर 4 संगठनों द्वारा अनुबंधित तीसरे पक्ष के पास थे। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई भी इस अड्डे में प्रवेश करने का इच्छुक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पहला दौर अब शुरू होगा।
मुझे लगता है कि हम बातचीत बंद कर सकते हैं, है ना? हचिन ने शांत भाव से कहा। क्रूज पर चढ़ी तलवार वाला आदमी अब भी चिढ़ रहा था, जिसकी वजह वह खुद भी नहीं बता पा रहा था। जाहिर था कि उसकी तलवार पर पहले कभी किसी ने हंसा नहीं था, तो फिर उसे कैसे अंदाजा हो सकता था कि लियोनेल को यही बात इतनी बेतुकी लगी होगी। इससे पहले कि वह समझ पाते कि क्या हो रहा है, हचिन ने पहले ही कहानी पर नियंत्रण कर लिया था और चीजों को आगे बढ़ाने में लगे थे। आदमी का चेहरा धुंधला गया, लेकिन वह लियोनेल की ओर एक गहरी नजर डालने के बाद ही उसे जाने दे सका। पहले राउंड के नियम वैसे ही होंगे जिन पर हम सहमत हुए हैं। बाद के राउंड के लिए उन्हें हमारी विश्वसनीय थर्ड पार्टी संभालेगी। मिस्टी वुड्स की तरफ से एक बुजुर्ग महिला, जो पहले से ही कब्र में थी, बोली। जो युवा इस राउंड को पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें उस समय भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब इसकी वास्तव में आवश्यकता होगी। आप में से प्रत्येक 3 वरीयता प्राप्त प्रतिभाशाली लोगों को इसमें से बाहर निकलने के लिए चुन सकता है। हचिन इन आवश्यकताओं से पीछे नहीं हटे। एना, रेलियन, सैल, तुम तीनों को वरीयता दी जाएगी। हचिन ने अन्य 3 संगठनों द्वारा अपने अपने प्रतिभावान लोगों को बुलाने का इंतजार किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। वैलियंट हॉट के सभी बुजुर्गों ने आंखें सिकोड़ लीं। वे सभी उन प्रधानाध्यापकों को देख सकते थे जिनका जिक्र हचिन ने पहले किया था अपनी प्रतिभाशाली भीड़ में। फिर भी उनमें से किसी को भी बाहर नहीं बुलाया गया। झुर्रियों वाली बुजुर्ग महिला मुस्कुराए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे सीधे जीनियस पहले ही चुन लिए गए हैं और उन्हें अलग रख दिया गया है।